मिनट्स में आपको मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट करा दिए और चैप्टर हमारा अब एंड की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें बेसिकली आप अब तक जो ज्यादातर डिटेल पढ़ रहे थे वो थर्मो की पढ़ रहे थे, एनर्जी की। अब हम प्रॉपरली डायनामिक्स की तरफ चलेंगे। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन से जुड़ी हुई पढ़ाई, मूवमेंट। इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी कॉन्सेप्ट का है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ होगा। तो अब हम प्योर मूवमेंट को लेके पढ़ेंगे। अभी तक हम एनर्जी को कनेक्ट कर रहे थे, मूवमेंट से भी वर्क करते थे तो भी उसमें एनर्जी का इफेक्ट देखते थे, लेकिन अब हम प्रॉपर मोशन की पढ़ाई करेंगे डायनामिक्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आज की क्लास में आप सब लोगों ने समझनी है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी का सिंबल एस होता है, जिसमें एंट्रोपी क्या होती है कोई आपसे पूछे तो आप ऐसे समझ लो, पागलपन। पागलपन को यहां पे एंट्रोपी की फॉर्म में पढ़ा जाता है। आप सब लोगों को गैसियस पार्टिकल्स के लिए एक बात कही जाती है कि गैसेस किसी भी डायरेक्शन में भाग सकती हैं और टकरा के अपनी डायरेक्शन बदल सकती हैं, और वो एक जिगजैग मोशन में होती है, रैंडमली कहीं भी भाग रही होती है। तो गैसेस का ये पागलपन ही एंट्रोपी है। ये होता तो सारी स्टेट में है, लेकिन गैसेस में सबसे अच्छा लगता है, गजब एकदम। तो यहां पे उसी पागलपन को, उस डिस्टरबेंस को जो एक सिस्टम में क्रिएट हो रखी है, जिसे हम डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर, रैंडम मोशन, किसी भी पागलपन से जुड़ी हुई डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एंट्रोपी है, जिसका सिंबल होता है एस। तो एंट्रोपी के लिए हम क्या कह सकते हैं? डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर नेस, या फिर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में इनमें से कुछ भी हो रहा हो तो आप उस चीज को एंट्रोपी के रूप में पढ़ोगे, जिसमें हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो एंट्रोपी चेंज के रूप में करनी है। एंट्रोपी चेंज के रूप में, एंट्रोपी चेंज तो डेल्टा एस कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। अब डेल्टा एस की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया Q बाय टी। आप अगर एक सिस्टम को हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई करने से सिस्टम के पार्टिकल्स में एनर्जी बढ़ेगी। वो जितने एनर्जेटिक होंगे उतने पगला जाएंगे, उतनी तेज भागेंगे किसी भी दिशा में बेवकूफों की तरह। तो हीट जितनी ज्यादा सप्लाई करोगे, आप ऐसे समझो कि एक आदमी बिल्कुल आराम से एक बेंच पे बैठा था, आपने नीचे आग लगा दी, वो पागलों की तरह फुदकता फिरेगा उस जगह से बच के भागने के लिए। ऐसा ही कुछ सिस्टम के पार्टिकल्स के साथ हुआ और वो पागलों की तरह भागने लगे। उसी पागलपन को यहां पे हम एंट्रोपी चेंज के रूप में पढ़ रहे हैं कि पहले कितना था और अब कितना बढ़ गया या कितना घट गया। तो आप हीट जितनी सप्लाई करते हो एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी चेंज हो जाती है। अब टेम्परेचर मैंने यहां डिनोमिनेटर में रखा है। टेम्परेचर यहां पे शुरुआती टेम्परेचर को रिसेंबल करता है प्रॉपर्ली, यानी सिस्टम का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था जब आपने हीट सप्लाई करनी शुरू करी। अब इनिशियली टेम्परेचर जितना कम होगा, पार्टिकल्स उतने कम मोशन में होंगे और आपके हीट सप्लाई करने से आप उतना ही बड़ा चेंज क्रिएट कर पाओगे और मोशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। यानी इनिशियल टेम्परेचर जितना लो होता है, हीट सप्लाई करने से इफेक्ट उतना ज्यादा देखा जाता है। इवन हम ये भी कहते हैं कि टेम्परेचर का चेंज जितना बड़ा होगा, हीट का ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा आप चेंजेस ऑब्जर्व कर पाओगे, चाहे वो मोशन से ही जुड़े क्यों ना हो। तो इसका मतलब मैं स्टार्टिंग टेम्परेचर कम रखूं और उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो पार्टिकल्स भाग नहीं रहे थे, अब पागलों की तरह भाग रहे हैं। इसी चेंज को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज के रूप में, जिसे Q बाय टी से निकाला जा रहा है। अब मैंने यहां पे ये जो फॉर्मूला है, अगर मान लो सिस्टम के लिए लगाया तो सिस्टम के लिए Q बाय टी की इक्वेशन मैंने कंटिन्यू करी, पर अगर मैं सराउंडिंग के लिए लगाता हूं तो सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला माइनस Q बाय टी होगा। क्यों? अगर सिस्टम को हीट मिली है तो सराउंडिंग से ली गई है, तो अगर एक के लिए हीट पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव है मेरे बच्चों। तो सिस्टम के लिए Q बाय टी, सराउंडिंग के लिए माइनस Q बाय टी। अच्छा, टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है जी। गुरुजी कर दीजिए, कैसे करोगे जी? सिस्टम और सराउंडिंग का जोड़ कर दो। अब टोटल एंट्रोपी चेंज आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग से यूनिवर्स का निकाल रहे हो, तो अब यूनिवर्स का जब आप यहाँ एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करोगे और आपको दिख रहा है एक Q बाय टी और एक माइनस Q बाय टी है, तो ये 0 आएगा। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जैसे एनर्जी कंजर्व्ड होती है, एंट्रोपी भी कंजर्व्ड है, लेकिन यही थर्मोडायनेमिक्स ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ,
हमने zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, सेकंड कायदे से तीसरे नंबर पे। बट जो नाम दिया पागल साइंटिस्ट ने, देखो पागलपन पढ़ रहे थे, बुद्धि खराब थी। थर्ड लॉ को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बुलाया उन लोगों ने। अब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो दिया गया, उसमें ये बात कही गई कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ही ऐसी चीज है जो कंजर्व्ड नहीं है। सवाल आया कैसे? आप बिग बैंग थ्योरी याद करो। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया जाता था? एक छोटा सा एटम का क्लाउड था, पूरे एक विशाल यूनिवर्स में थोड़ी बहुत ग्लिचेस आ जाती है ना, पागलपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पागलपन तो खुद में भी हो सकता है। तो ये जो क्लाउड था, एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में, ये एटम से भरे हुए क्लाउड में रिएक्शंस हो रही थी, एनर्जी चेंजेस हो रहे थे, और ये क्लाउड फट गया, टुकड़ों में बिखर गया, दूर दूर तक फैल गया। तब बने यहाँ पे नेब्यूलास, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एक्सपेंड कर गया। और यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन कहीं ना कहीं एंट्रोपी चेंज को दर्शा रहा है। भाग रहा है यूनिवर्स दूर, जितना ज्यादा भागेगा उतना बड़ा यूनिवर्स, उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आया कि सर उस विस्फोट के बाद क्या अब भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? हाँ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुका ही नहीं। मान लो यहाँ पे यूनिवर्स फंसा हुआ था, वो विस्फोट के बाद इधर आ गया। अब भागने में मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी वेस्ट करी होगी, लेकिन आप एक चीज याद करो, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, यानी वो एनर्जी जो इसने वेस्ट करी, लूज करी, वो यूनिवर्स में छोड़ दी। तो अब इसने दोबारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि वो एनर्जी तो इसके आसपास ही है। एब्जॉर्ब करके और भागा, फिर लूज कर दी, फिर एब्जॉर्ब करके और भागा, फिर लूज कर दी, लेकिन भागता जा रहा है उसी एनर्जी को बार बार इस्तेमाल करके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी जारी है, क्योंकि यूनिवर्स एक एडियाबैटिक सिस्टम है जिसमें से एनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही, एनर्जी अंदर ही फंसी हुई और यूनिवर्स को फैलाए जा रही है दूर दूर तक। तो यहां पे यूनिवर्स की एंट्रोपी कंजर्व्ड नहीं है। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी कंजर्व्ड हो गई, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का ओवरऑल जीरो हो गया, तो यूनिवर्स में मोशन रुक जाएंगे, लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मतलब जिंदगी के लिए पागलपन बहुत आवश्यक है। तो पागलपन से घबराइए नहीं, हाँ थोड़ा पागलों से जरूर घबराइए, वो अद्धा देके भी मार सकते हैं, उनसे बच के रहना बस। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज हमेशा ग्रेटर देन जीरो से ज्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है यूनिवर्स की, घट नहीं रही। हालांकि अलग अलग सिस्टम की एंट्रोपी घट सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम अभी ओवरऑल यूनिवर्स की बात कर रहे थे। अब आप कोई छोटा सा एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बनाओ जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी के अंदर सिस्टम सराउंडिंग आपने लिमिट कर दी, तो वहां आप अपनी तरफ से फेरबदल कर सकते हो। तो कुछ जबरदस्ती कुछ भी किया जा सकता है, पागल को बांध के बिठाया जा सकता है, लेकिन नेचुरली क्या हो रहा है वो अलग चीज होती है। अब जो प्रक्रिया नेचुरली अपने आप हो सकती है, उस प्रक्रिया के लिए एक स्पेसिफिक शब्द होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रक्रिया खुद को कराती है, अपने आप होती है। वही कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कराई तो जा सकती है पर अपने आप नहीं होने की, मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्ती कराई जाएगी, वो तो इम्पॉसिबल नहीं है, बस इंडिपेंडेंट नहीं है वो। क्लियर हो गई बात? वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फोर्स पे। जैसे मैंने पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया, लुढ़कता हुआ नीचे चला गया, अपने आप नीचे तक पहुंच गया, ये था स्पॉन्टेनियस। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत पड़ी, एक इनिशिएट की जरूरत पड़ी। वही मैं पत्थर को नीचे से ऊपर उछालूं और मैं सोचूं पहाड़ की चोटी पे अपने आप दौड़ता हुआ लुढ़कता हुआ पहुंच जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों। उसे पकड़ के साथ लेके चलना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखना कि प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में पॉसिबल इम्पॉसिबल शब्द नहीं होते, अपने आप हो सकते हैं या कराए जाएंगे। ये होता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का अंतर। और एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस खुद एक्सपेंड कर रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, खुद भाग रहा है, तो स्पॉन्टेनियस है। तो कहीं ना कहीं टोटल एंट्रोपी चेंज शून्य से जीरो से बड़ा आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, और जीरो से छोटा आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जिसमें अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि सर पर फॉर्मूले तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, जीरो कैसे नहीं हो गए? तो आप जरा ध्यान से समझिए, इन दोनों के टोटल सम की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, मतलब कोई तो ऐसा है जो फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, और ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। हो सकता है सिस्टम इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दे रहा हो और सराउंडिंग फॉर्मूले को फॉलो कर रही हो। हो सकता है सराउंडिंग
डिफरेंट आंसर दे रही हो, सिस्टम फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हो। तो अगर किसी प्रक्रिया में कोई ऐसा एंट्रोपी चेंज है इन दोनों में से जो हमारी ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, चाहे थोड़ी सी ऊपर नीचे क्यों ना हो रही हो, तो वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर्म में दी जाएगी, यानी जिसमें गड़बड़ी है वो गिवन होगा, और जो फॉर्मूले से निकाला जा सकता है उसे ही निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैंने मान लो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्वेश्चन में दे दी, तो सराउंडिंग को फॉर्मूले से निकालेंगे और उसका आंसर ठीक आएगा फॉर्मूले से, और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज दे दी तो सिस्टम को निकाला जाएगा। एंट्रोपी चेंज कभी कभी जीरो आ सकता है, तब उस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम, एक ऐसा एनवायरमेंट कहा जाता है जिसमें सब ठहर गया, सब रुक गया, ठहराव, और वो लाइफ के लिए कंफर्टेबल नहीं है, पॉसिबल है वो भी एटमॉस्फेयर, यानी ऐसे भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सिस्टम सराउंडिंग जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट हो। तो यही हमें फाइंड करना है, टोटल एंट्रोपी जीरो है, जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा है, पर ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो से ज्यादा है। समझे मेरे बच्चों? तो अब आप सब लोगों को इस पूरी डिटेल पे कल न्यूमेरिकल शुरू कराऊंगा, और क्लास में मजा आया हो तो एक प्यारा सा लाइक छोड़िएगा, एक बहुत प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, दुविधा हो तो कमेंट में वो भी बताइएगा, हम सोल्व कराएंगे। समझे? तो आप सब लोगों से कल की क्लास में मिलते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। अब आपके आगे बहुत ज्यादा विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद ऑल ऑफ यू।